Once again, hello, hi and good morning to all. तो आज हम आज की ये क्लास में ख़त्म करेंगे सेल्फ असेसमेंट 3 का सेक्शन नंबर डी। आज इसे मैं पूरा ख़त्म करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 34 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए इसको थोड़ा सा हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। 34 को स्टेट रीजन, आपको रीजन देना है। किसका रीजन देना है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसे एम्फोटेरिक कहा जाता है। व्हाई, क्यों? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ये एक मेटल ऑक्साइड है और हम जानते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये कुछ मेटालिक ऑक्साइड हैं जिनकी नेचर एसिडिक होती है और बेसिक भी होती है। ठीक है, सो इसीलिए इन्हीं मेटल के ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। तो ये था, इसका रीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। An iron strip dipped in blue color copper sulfate solution turns the blue color pale green। तो आपने किया क्या? एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था और आपने इसमें आयरन को मिलाया। तो ये जो सॉल्यूशन है इसका जो कलर है ब्लू है। अब जैसे ही आपने आयरन को मिलाया, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, ये जो आयरन है और ये कॉपर है, दोनों के बीच में आयरन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव मेटल इन दोनों के बीच में। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और खुद आयरन सल्फेट बनाएगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा। और ये जो आयरन सल्फेट बना इसका ही कलर ग्रीन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। Hydrogen gas is not evolved when most metals react with nitric acid। तो मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ये हमें मिलता है। अभी जैसे मैंने सोडियम मेटल को लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया, तो ये सोडियम मेटल क्या करेगा, हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, बनाएगा सोडियम क्लोराइड और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी हमें मिलेगा। लेकिन अगर कोई मेटल, ये सोडियम मेटल अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे सॉल्ट मिलेगा, हाइड्रोजन गैस की जगह वाटर मिलेगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड हमको मिलेगा। ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो सकता है या फिर नाइट्रोजन
डाइऑक्साइड हो सकता है, लेकिन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आपको यहाँ पे मिलेगा। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि ये जो नाइट्रिक एसिड होता है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद ये रिड्यूस कर जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड में। ठीक है तो ये है इसके आंसर्स। लेकिन मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज का रिएक्शन आप नाइट्रिक एसिड के साथ अगर करोगे तो आपको मिलेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट या फिर मैंगनीज नाइट्रेट। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस ये आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे हमें सॉल्ट मिलेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट या फिर मैंगनीज नाइट्रेट और उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैल्शियम डज नॉट ऑकर इन फ्री स्टेट इन नेचर। तो कैल्शियम आपको नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलता। कैल्शियम फॉर्मूला होता है Ca, एटॉमिक नंबर 20 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882। ठीक है, तो ये K सेल, L सेल, M सेल और N सेल, तो यहाँ पर टोटल 4 सेल हैं। तो ये 4th पीरियड में पाया जाएगा पीरियोडिक टेबल में, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ये ग्रुप 2 में पाया जाएगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसका मतलब ये है कि कैल्शियम जो होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये ज़्यादातर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और इसे हम कहते हैं क्विकलाइन। तो ये इसी फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। सोडियम और पोटेशियम मेटल केप्ट इन केरोसिन। तो यहाँ पे हम सोडियम मेटल को या फिर पोटेशियम मेटल को केरोसिन में डुबो के रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, चाहे सोडियम हो या फिर पोटेशियम हो, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा या फिर पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा, और ये जो रिएक्शन होगा ये हाईली एक्सोथर्मिक होगा। हाईली एक्सोथर्मिक होगा, ये हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, सोडियम को या फिर पोटेशियम को हम केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं, जिसके चलते कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। जिसके चलते कोई भी रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम: ओवरी, ओविडक्ट एंड यूट्रस। तो इन्हीं पार्ट का फंक्शन हमसे पूछा है, ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस। ओवरी का फंक्शन पूछा है। ओवरी क्या करता है? ओवरी सेक्रेट्स फीमेल हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन
एंड प्रोजेस्टेरॉन, और फीमेल गैमेट भी बनाता है जिसे हम कहते हैं ओवा। उसके बाद यूटरस, ये जो यूटरस होता है ये मदद करता है, हेल्प्स इन नर्चरिंग जाइगोट। जाइगोट को नर्चर करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। यूटरस जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो वो लगभग 280 डेज यूटरस में लाई करता है, और इसी टाइम पीरियड को हम कहते हैं जेस्टेशन। एंड जब बेबी यूटरस से बाहर निकलता है उसी टाइम को हम कहते हैं पार्चुरेशन। सो ये फंक्शन है यूटरस का। ओविडक्ट, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कनेक्टेड होता है ओवरी, एंड दिस इज द प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये वही जगह है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन अकर होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन अकर होता है यहाँ पर ओविडक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। तो हमें यहाँ पे प्लासेंटा का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लिखना है। प्लासेंटा तो मान लीजिए ये यूटरस है। ठीक है, ये यूटरस होता है, दिस इज यूटरस। दिस इज ओवरी। यहाँ पे ये एम्ब्रियो हो गया, रेड से मैंने दिखाया, दिस इज एम्ब्रियो। और यहाँ पे एम्ब्रियो के ठीक पास एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा जिसका नाम है प्लासेंटा। और ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के नाभेल से एक कॉर्ड निकलेगा और जो जुड़ा हुआ होगा प्लासेंटा के साथ। इसी कॉर्ड को हम कहेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड। सो प्लासेंटा न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, इन सभी मटेरियल्स का एक्सचेंज करेगा। बेबी और प्लासेंटा के बीच में ये सब चीजें एक्सचेंज होगी बाय दिस अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये है प्लासेंटा का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट बात करेंगे
पॉलिनेशन पे। व्हाट इज पॉलिनेशन? हाउ डज इट ऑकर इन प्लांट? हाउ डज पॉलिनेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन? एक्सप्लेन। पॉलिनेशन क्या है, कैसे होता है और इससे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे सिर्फ मेल और फीमेल पार्ट ही बनाऊंगा, फ्लावर का और कोई पार्ट नहीं बनाऊंगा, ताकि हमें जो चीज़ समझनी है ताकि उसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझ सकें। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसीलिए कोई लापरवाही हम नहीं करेंगे। तो मान लीजिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। दिस पार्ट इज स्टाइल, नहीं स्टिग्मा होता है ये। अपर वाला पार्ट स्टिग्मा, बीच वाला पार्ट स्टाइल और ये वाला पार्ट ओवरी। ओवरी के अंदर ही रहता है हमारा ओव्यूल। ये ओव्यूल है, दिस इज ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर रहता है एग। और ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम कहते हैं स्टेमेन। ये वाला जो पार्ट होता है दैट इज फिलामेंट, और ये वाला जो पार्ट है दैट इज आंथर। आंथर मेल गैमेट बनाएगा, जिसे हम कहेंगे पोलेन्स, पोलेन। अब ये जो पोलेन है ये आंथर से स्टिग्मा को ट्रांसफर होके आएगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। इसी प्रोसेस को ही हम कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन था हाउ डज इट ऑकर इन प्लांट्स? ये पॉलिनेशन होता कैसा है? क्या ये जो पोलन ग्रेन अपने आप स्टिग्मा के ऊपर आके गिर जाता है? तो इसका आंसर होगा नो, ये अपने आप नहीं आता। कभी पॉलिनेशन में एयर मदद करता है, कभी वाटर मदद करता है, कभी कुछ एनिमल्स भी हेल्प करते हैं। सो दे आर नोन एज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था हाउ डज पॉलिनेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन? अब ये पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन कैसे हो जाता है? अब देखिए कि जो मेल गैमेट है ये जैसे स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा तो वहीं जहाँ पर गिरेगा वहीं से एक ट्यूब फॉर्म होगा, जिसे हम कहेंगे पोलन ट्यूब। और ये ट्यूब धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जाएगा और ओवरी के अंदर खुल जाएगा। ये ट्यूब ओवरी के अंदर खुल जाएगा। तो ये जो मेल गैमेट है यहाँ से इस ट्यूब की मदद से धीरे धीरे करके आता जाएगा और फिर ओवरी में आ जाएगा। और ओवरी में जैसे ही ये एग या फिर फीमेल गैमेट के संपर्क में आएगा
तभी जाइगोट बनेगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। हम इसी प्रोसेस को ही हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। जब पोलन ग्रेन एग के साथ मीट करेगा तो बनेगा जाइगोट एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। An object is placed at a distance of 30 centimeter from a concave lens of a focal length 30 centimeter। तो यहाँ पे आज पर द क्वेश्चन एक कॉन्केव लेंस की बात हो रही है। तो ये है वो कॉन्केव लेंस, ये कॉन्केव लेंस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट है जो कोई ऑब्जेक्ट है जिसको 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में रखा गया है। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ओ, ये फोकल लेंथ है एफ, डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें पूछा है यूज लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। तो लेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए और ये बताइए कि इमेज डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, सो ध्यान से, ये कॉन्केव लेंस है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u -30, फोकल लेंथ f ये भी -30 होगा और हमें v की वैल्यू पूछा है। तो लेंस के केस में 1/v अपॉन 1/, ये माइनस में होगा, इक्वल टू 1/f। ठीक है, दैट इम्प्लाइज 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। that is 1/v is equal to 1/-30, क्योंकि फोकल लेंथ -30 दिया है, प्लस 1/-30 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में दिया है। दैट इज 1/v इज इक्वल टू 1/-30, ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस में 1/30। दैट इम्प्लाइज 1/v एलसीएम ले लूँगा तो मुझे मिलेगा 30 से 30 कैंसिल, -1, -30 से 30 कैंसिल 1। तो ये मुझे मिला 1/v इज इक्वल टू -2/30। इसको कैंसिल करूँगा तो मिलेगा -1/15। सो 1/v इज इक्वल टू 1/-15। दैट इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो v की वैल्यू आ जाएगी -15 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हमें मिल गई आखिर में इमेज डिस्टेंस हमें मिल गई जो है -15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज लाइक इट्स नेचर, पोजीशन, साइज, इरेक्ट, इन्वर्ट एटसेट्रा। अब ये इमेज का कैरेक्टर पूछा है।
सो ध्यान से देखेंगे हम। देखिए, नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि जो इमेज है वो कहाँ पे बना, एक्स डैश एक्सिस पे बना। ठीक है, एक्स डैश एक्सिस पे बना, तो इसका मतलब जो इमेज होगा ये लेफ्ट में बनेगा, यहाँ पे बना, तो ये वर्चुअल इमेज होगा। लेंस के केस में, ये लेंस है, लेंस के केस में जो स्क्रीन होता है वो राइट साइड में, यहाँ पे स्क्रीन होता है, यहाँ पे। लेकिन मिरर के केस में अगर ये मिरर होता तो स्क्रीन आपका लेफ्ट में होता। ये लेंस है तो स्क्रीन आपका पीछे रहेगा। अगर इमेज यहाँ पे बना तो वो रियल है, लेकिन ये कॉन्केव लेंस है और इमेज यहाँ पे बना, नेगेटिव है। भी की वैल्यू कितनी आई, नेगेटिव 15 सेंटीमीटर आई, तो आपका जो इमेज यहाँ पे बना, यहाँ पे। तो इसका मतलब जो इमेज है वो क्या है, जो इमेज है वो वर्चुअल है। और कॉन्केव लेंस के केस में इमेज जो होता है वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है एंड डिमिनिश्ड होता है, मतलब बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम। अब इसे डायग्राम में रे डायग्राम बनाने के लिए ये हमसे पूछ रहा है, तो चलिए रे डायग्राम बनाते हैं। अगर कोई लाइट रे से पार्लर जाती है तो वो ऐसे इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस, इसी डायरेक्शन में ये क्या करेगी, डाइवर्ट होगी। अगर मैं इसे पीछे की तरफ ट्रेस करूंगा तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और अगर कोई और लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो सीधा निकल जाएगी ऐसे, और दो रे यहाँ पर मिले तो इसका मतलब हमारा जो इमेज बनेगा ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा इमेज यहाँ पे। देखिए कितना कितना छोटा सा इमेज बना, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। Draw a ray diagram to show the formation of image by a convex lens when the object is placed in front of the lens between optical center and principal focus। तो आपको दिया गया है, आपको दिया गया है एक कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है, आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है। दिस इज f1, f2, 2f2, 2f1। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में है। तो जो ऑब्जेक्ट है ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे बीच में प्रेजेंट है, कुछ ऐसे। अब इमेज कहाँ पे बनेगा, ये हमें सवाल में पूछा है। अब इमेज कहाँ पे बनेगा, अगर लाइट रे यहीं से ऐसा अगर मैं निकालता हूँ, पैरेलल लेता हूँ, जो लाइट रे पैरेलल जाएगी वो हमेशा फोकस से गुजरेगी, कुछ ऐसे, फोकस से पास करेगी, कुछ ऐसे। और कोई लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, आप साफ देख सकते हो ये दो लाइट रे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं ये दो लाइट रे को अगर मैं पीछे की तरफ ट्रेस करूँगा, कुछ ऐसे, दो लाइट रे को अगर मैं पीछे की तरफ ट्रेस करूँगा, कुछ ऐसे, और ये लाइट रे को ऐसे अगर मैं पीछे की तरफ ट्रेस करूँगा तो देखिए कहाँ पे मिलेंगे,
लाइट रेज को मैं पीछे की तरफ ट्रेस किया तो मुझे यहाँ भी मिले। तो ये मेरा बना इमेज। तो ये मेरा इमेज बना और ये जो रेड में है वो है मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज बना ये वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा एंड एनलार्ज, बड़ा भी होगा। आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट और इमेज को, देखो कितना बड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। इन द अबव रे डायग्राम मार्क द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v विथ देयर प्रॉपर साइंस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का साइन हमें पूछा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v। तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, लेफ्ट में है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये रह गया। ठीक है। तो ये x है और ये x डैश एक्सिस है। तो हम यहाँ पे मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, जो नेगेटिव में है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव। इमेज कहाँ पे, इमेज भी हमारा x डैश एक्सिस पे है। ये वाला डिस्टेंस x डैश एक्सिस पे है तो ये भी नेगेटिव में होगा, ये भी नेगेटिव। ठीक है। चलिए फिर and state how these distances are related to the focal length f of the convex lens। अब हमें पूछा था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा था, इमेज डिस्टेंस पूछा था और हमें यह भी पूछा है कि इन दोनों का रिलेशन बताइए विथ रेस्पेक्ट टू फोकल लेंथ, विथ रेस्पेक्ट टू फोकल लेंथ। तो ये लेंस है, तो लेंस में क्या होता है 1/v अपॉन 1/u इज इक्वल टू 1 अपॉन में f। ये होता है रिलेशन। ठीक है। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। फाइंड द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। आपको एक कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर है उसे आपको निकालना है। विच फॉर्म रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। तो लेंस का जो मैग्निफिकेशन दिया है वो -1 है ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ -20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर और ये कॉन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में ही आता है। तो आपको पावर निकालना है। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f। हमें तो f निकालना होगा, पहले f निकालेंगे और उसके बाद पावर निकालेंगे। तो f निकालने का जो फॉर्मूला है हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे 1/v अपॉन -1/u इज इक्वल टू 1 अपॉन में f। इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे, दिस इज लेंस फॉर्मूला। तो यहाँ से f निकालने के लिए हमें v निकालना पड़ेगा। अब v निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v अपॉन u। तो मैग्निफिकेशन कितना दिया है -1, v निकालना है और u की वैल्यू -20। दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूंगा v इज इक्वल टू -20 या -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मुझे v की वैल्यू मिल गई। अब v को वैल्यू मैं यहाँ पर डाल दूंगा 1 अपॉन v -1 अपॉन u इज इक्वल 1 अपॉन f। दैट इम्प्लाइज 1 अपॉन में 20 -1 अपॉन में -20 इज इक्वल 1 अपॉन में f। दैट इम्प्लाइज 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन में 20 दैट इज 1 अपॉन में f। दैट इम्प्लाइज एलसीएम लूँगा तो 20 आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल 1, 20 से 20 कैंसिल 1 दैट इज 1 अपॉन में f। दैट इम्प्लाइज दोनों को ऐड कर दूंगा तो 2 अपॉन में 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन में f। तो ये मुझे मिल गया 1 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन में f। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मुझे मिल गया।
तो F मिल गई। अभी मैं पावर निकालूंगा। सो P इज इक्वल टू 1 में F, दैट इज 1 में, और जो यहाँ पर जो फोकल लेंथ होगा वो मीटर में रहेगा, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 0.1 मीटर आ जाएगा मेरा। ठीक है। सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.1, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 में 10, फोकल लेंथ इज इक्वल टू, सॉरी ये फोकल लेंथ नहीं, पावर है, पावर 1 इंटू 10 में 1, पावर इज इक्वल टू 10 डायोप्टर। तो फाइनली मुझे मिल गई पावर की वैल्यू, दैट इज 10 डायोप्टर। तो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली खत्म कर लिया सेल्फ असेसमेंट थर्ड को, और जल्द ही शुरू करेंगे सेल्फ असेसमेंट 4। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप मूविंग एंड कीप इम्प्रूविंग। और आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए, ये मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। बाय।